नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए। तो ओपेरिन और हेल्डेन दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक समान ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। इस वजह से इसको ओपेरिन और हेल्डेन हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इसको मॉडर्न हाइपोथेसिस या मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से आज इसी को सर्वमान्य रूप से माना गया। इस वजह से इसको मॉडर्न हाइपोथेसिस भी कहा गया। इसको बायोकेमिकल हाइपोथेसिस या थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें सबसे पहले रासायनिक क्रियाएं हुई, रासायनिक विकास हुआ सबसे पहले, और उसके बाद मुख्य रूप से बायो जैव विकास हुआ। इस वजह से इन दोनों को मिला दिया गया, तो बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से हाइपोथेसिस भी जाना गया। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ओपेरिन। ओपेरिन का जो पूरा नाम है वह नाम है अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। इन्होंने 1924 में AI ओपेरिन, शॉर्ट में इनको कह दिया जाता है AI ओपेरिन। शॉर्ट में क्या कहा जाता है? AI ओपेरिन। इन्होंने 1924 में हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया, जो 1936 में एक बुक पब्लिश हुई थी इनकी। उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस बुक में इन्होंने अपने विचारों को विस्तृत रूप से, मुख्य रूप से रखा था, पहली चीज। दूसरे जो वैज्ञानिक थे JVS हेल्डेन साइंटिस्ट थे। इन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, और भुवनेश्वर में मुख्य रूप से निवास करने लगे थे। इनके विचार और इनके विचार एक जैसे थे, इस वजह से ओपेरिन एंड हेल्डेन्स हाइपोथेसिस नाम दिया गया था। सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये है। अब आता है कि इन्होंने मुख्य रूप से अपने विचार कौन से दिए थे, जिसके कारण मुख्य रूप से आज इसको सर्वमान्य माना गया। इन्होंने सबसे पहले बताया केमिकल इवोल्यूशन। सबसे फर्स्ट था केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक विकास। इन वैज्ञानिक का मानना था कि अर्थ का डेवलपमेंट हो चुका था, जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक था। आपको ध्यान होगा, फर्स्ट वीडियो यदि आपने देखी होगी, उसमें यूनिवर्स का ओरिजिन बताया था, और यूनिवर्स के ओरिजिन के दौरान मुख्य रूप से एक जो प्लेनेट बताए थे, उस प्लेनेट में पृथ्वी भी था, अर्थ भी था। तो उसका डेवलपमेंट हो चुका था, जिस समय टेम्परेचर भी बहुत अधिक था। जो ईलम पदार्थ था या ब्लैक होल था, उस समय उसका टेम्परेचर जो था वह 5000 to 6000 था। जब मुख्य रूप से उसमें थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो वह टुकड़े टुकड़ों में बिखर गया चारों ओर। ध्यान होगा, बताया था आपको। तो जिस कारण उसका टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। उस टेम्परेचर पर मुख्य रूप से जो अर्थ पाई जाती थी, उस अर्थ पर मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के केमिकल प्रोसेस संपन्न हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। उन रिएक्शन में सबसे पहला फर्स्ट फेज कौन सी थी, प्रथम अवस्था मुख्य रूप से कौन सी थी, तो वह मैं बता रहा हूं आपका। पहला जो नंबर था वह एटॉमिक फेज। कौन सी फेज थी? एटॉमिक फेज, यानी परमाणु प्रावस्था। अर्थात अर्थ पर परमाणु प्रावस्था क्या थी?
उस समय की बात कर रहे हैं कि अर्थ पर परमाणु प्रावस्था क्या थी। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मुख्य रूप से एंशियंट टाइम का एटमॉस्फेयर डेवलप किया था अपनी लैब में। मुख्य रूप से जो लैब बनाई थी उस समय इन्होंने एंशियंट टाइम का यानी कि प्राचीनतम मुख्य रूप से उस समय किस प्रकार का वातावरण पाया जाता था उस वातावरण को मुख्य रूप से डेवलप किया था। तो डेवलप करने पे बताया सबसे पहला स्टेप जो था इनका एटॉमिक फेज। इस एटॉमिक फेज पृथ्वी पर मुख्य रूप से किस रूप में पाए जाते थे, सबसे पहली बात तो ये थी। इस दौरान मुख्य रूप से सभी एटम जो होते थे वह फ्री फॉर्म में पाए जाते थे, स्वतंत्र अवस्था में मुख्य रूप से पाए जाते थे। ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते थे तो इन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी 3 लेयर बना ली। इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितनी लेयर बनाई, 3 लेयर में मुख्य रूप से ये व्यवस्थित हो गए। तो ये 3 लेयर देखिए कौन कौन सी मुख्य रूप से 3 लेयर बनी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस प्रकार से मुख्य रूप से पृथ्वी पर मुख्य रूप से विभिन्न एटम मुख्य रूप से व्यवस्थित थे। तो कौन कौन से मुख्य जो सबसे हैवी वेट वाले होते थे, जो सबसे हैवी वेट वाले होते थे यानी सबसे भारी होते थे, वह मुख्य रूप से सेंट्रल क्रोड बनाने का कार्य करते थे, वह सबसे नीचे मुख्य रूप से व्यवस्थित थे। तो इसमें मुख्य रूप सबसे नीचे कौन कौन से थे, जैसे बताया जाए कॉपर, जिंक, आयरन, कॉपर, जिंक, आयरन, निकिल और ईटीसी। ये सबसे नीचे मुख्य रूप से व्यवस्थित थे। इनसे जो लाइट वेट के होते थे, मतलब इनसे जो लाइट वेट के होते थे वह मुख्य रूप से जैसे क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम क्या और सल्फर, वह मुख्य रूप से दूसरी परत बनाते थे। पृथ्वी पर दूसरी परत बनाई इन्होंने, दूसरी लेयर बनाई, सेकेंड लेयर बनाई। और जो सबसे पृथ्वी के बाहरी ओर सबसे जो लेयर बनी जो एटमॉस्फेयर बनाने का कार्य करती थी वो मुख्य रूप से सबसे लाइट वेट के होते थे, वह सबसे लाइट वेट के थे। तो वो लाइट वेट के मुख्य रूप से कौन कौन से थे, यानी कि आज एटमॉस्फेयर से यदि तुलना करें तो सभी की सभी मुख्य रूप से जो गैसें होती हैं, क्या जो सभी की सभी मुख्य रूप से गैसें होती हैं वह मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, इस प्रकार से मुख्य रूप से ये व्यवस्थित थे। लेकिन विशेष ध्यान रखा जाए कि उस दौरान मुख्य रूप से ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी। जब ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, अब इधर मैं दर्शा रहा हूं कि ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ऑक्सीजन मुख्य रूप से फ्री फॉर्म में नहीं थी। तो एटमॉस्फेयर कैसा था उस पर आप और हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तो सेकंड फेज देखिए कौन सा आता है, origin of molecules and पब्लिक का निशान लगा दे, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये देखिए ऑरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मुख्य रूप से इस कंडीशन में देखिए जो फ्री फॉर्म में नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री फॉर्म में नहीं थी, क्या कार्बन ने मुख्य रूप से हाइड्रोजन से मिलकर कुछ बनाया, हाइड्रोजन सबसे क्रियाशील था, उस समय हाइड्रोजन सबसे अधिक एक्टिव था। तो स्वाभाविक है मुख्य रूप से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो जल बना, हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ तो मुख्य रूप से मीथेन बन गई, और हाइड्रोजन मुख्य रूप से नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हुआ तो मुख्य रूप से क्या बन गया, अमोनिया बना। तो किस प्रकार से मुख्य रूप से कंबाइंड हुए, देखिए कार्बन मुख्य रूप से सबसे पहले हाइड्रोजन से कंबाइंड हुआ तो क्या बना लिया, CH4 यानी मीथेन बन गया। क्या बना, मीथेन बना। हाइड्रोजन ने मुख्य रूप से ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, क्या हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बना, H2O बना। इधर इधर मुख्य रूप से हाइड्रोजन क्या अमोनिया के साथ, किसके साथ मुख्य रूप से, सॉरी अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के साथ मुख्य रूप से रिएक्ट हुआ तो इसने क्या बनाया,
अमोनिया बनाया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बन गए उस दौरान। तो ये मुख्य रूप से थी कहानी आपकी किसकी, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल सिंपल एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्य रूप से डेवलपमेंट इस प्रकार से हुआ था उस दौरान। अब जैसे जैसे मुख्य रूप से ये आप देख रहे हैं, यहां ध्यान दें बिल्कुल कि पानी ये बन रहा है, तो टेम्परेचर मुख्य रूप से उस दौरान 800 to 900 डिग्री सेल्सियस था। तो क्या ये पानी उस दौरान पृथ्वी पर टिक पाएगा? क्या पानी उस दौरान क्या पृथ्वी पर टिक पाएगा? पानी उस दौरान बिल्कुल पृथ्वी पर नहीं टिक पाएगा। तो फिर क्या था, ये पानी जो था वह वाष्प या वेपर्स के रूप में पाया जाता था। पानी वाष्प या वेपर्स के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता था। तो जिस कारण क्या हुआ, पानी जो था वेपर्स के रूप में पाया जाता, तो ऊपर जाता वह बरसात के रूप में नीचे आता, ऊपर जाता नीचे जाता, ऊपर जाता नीचे जाता। इस प्रकार से लाखों वर्षों तक मुख्य रूप से ये क्रिया हुई, जिसके कारण टेम्परेचर वह हुआ 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी करके देख सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं कि पानी ऊपर गया नीचे आया, पानी ऊपर गया नीचे आया, पानी ऊपर गया नीचे आया, वाष्प के रूप में वेपर्स रूप में पाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल घर में सभी महिलाएं मुख्य रूप से क्या बनाती हैं, किचन में मतलब तवे रख के रोटी सेकती हैं, तो उस तवे का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। जब उस तवे को धोया जाता है तो उस पर आप ड्रॉप बाई ड्रॉप डालकर देखें, एक बूंद डालेंगे तो वह मुख्य रूप से उस पर टिकेगी नहीं, फिर दूसरी बूंद डालेंगे तो भी नहीं टिकेगी। इस प्रकार से लगातार करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आने लगेगी कि पानी उस तवे पर मुख्य रूप से ठहरने लगेगा। पानी उस तवे पर क्या करने लगेगा, ठहरने लगेगा। तो ऐसे ही मुख्य रूप से यहां हुआ था कि ये पानी लगातार बनता था तो वेपर्स के रूप में पाया जाता था, और बरसात के द्वारा नीचे इस पृथ्वी पर आता था। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया तो नीचे आया। तो इस दौरान मुख्य रूप से इसका टेम्परेचर कम रह गया। तो देखिए कम रह गया, तो वो कौन सा स्टेप था, वो थर्ड स्टेप था, जिस दौरान सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो थर्ड स्टेप क्या था अपना, origin of simple organic कंपाउंड। ठीक है, इसका ओरिजिन बताया जाता है। तो कैसे बताया गया कि जो पानी बना था, जो वाटर फॉर्म हुआ था, वह किस रूप में पाया जाता था, वेपर्स फॉर्म में पाया जाता था। तो ऊपर गया नीचे गया आया, ऊपर गया नीचे बरसात के रूप में आया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका पृथ्वी का टेम्परेचर था वह मुख्य रूप से कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग आ गया। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस आया। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आया तो इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर मुख्य रूप से जलाशयों की उत्पत्ति हो गई। सागर समुद्र नदी नदी ही मुख्य रूप से दिखाई देते थे। इस पृथ्वी पर पानी ही पानी था। क्या अर्थ पर क्या था, पानी ही पानी था। इस दौरान मुख्य रूप से जब अर्थ पर पानी ही पानी था तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि सीधे सीधे के सरल अकार्बनिक यानी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाए जाते थे, कौन कौन से मैंने बना के बताए थे, CH4 ध्यान होगा, NH3 मुख्य रूप से ध्यान होगा, ये बनाया था कि नहीं बनाया था। और मुख्य रूप से क्या था, पानी बना था। क्या बना था, पानी बना था। तो इनके बीच में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार, ये अब कहां पाए जा रहे हैं, ये कहां पाए जा रहे हैं, मुख्य रूप से अर्थ पर पाए जा रहे हैं। तो इनके बीच में मुख्य रूप से क्या हुई होंगी, रिएक्शन हुई होंगी। क्या हुई, रिएक्शन हुई, क्रियाएं मुख्य रूप से हुई। जब विभिन्न प्रकार की मुख्य रूप से क्रियाएं संपन्न हुई तो उस दौरान मुख्य रूप से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन हुआ। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्य रूप से ओरिजिन हुआ। उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते थे, अमीनो एसिड बने होंगे। क्या बने होंगे, अमीनो एसिड बने होंगे। सिंपल शुगर बनी होगी। क्या बनी होगी, सिंपल शुगर बनी होगी।
मतलब सरल शर्करा, फैटी एसिड बने होंगे। क्या बने होंगे? फैटी एसिड बने होंगे, ग्लिसरॉल बने होंगे, और आपके नाइट्रोजन बेसिस बने होंगे। क्या बने होंगे? नाइट्रोजन बेसिस बने होंगे। ये मुख्य रूप से बताया गया थर्ड स्टेप में ओरिजिन ऑफ, अरे भैया सिंपल लिख दिया, सिंपल, क्या? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य रूप से ये इनका निर्माण हुआ। तो स्वाभाविक है जब इनका निर्माण हुआ तो सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया गया कि अब अगला जो स्टेप आएगा वह किसका आएगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का। तो देखिए जो फोर्थ स्टेप है आपका, मैं बताने जा रहा हूं, origin of complex organic कंपाउंड। देखिए तो मुख्य रूप से क्या हुआ सीधे सीधे कि ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये कहां पाए जा रहे हैं? पूरे के पूरे मुख्य रूप से पानी में पाए जा रहे हैं। ये मैंने देखिए वाटर फॉर्म कर दिया, ये पृथ्वी पर, ये इस कंडीशन में ये पाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मुख्य रूप से इनके बीच भी क्रियाएं हुई होंगी, इनके बीच भी क्रियाएं होंगी। तो अमीनो एसिड ने आपस में मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाया? प्रोटीन का निर्माण किया। क्या बनाया? प्रोटीन का निर्माण किया। सिंपल शुगर ने मुख्य रूप से किसका निर्माण किया होगा? पॉलीसैकेराइड का निर्माण किया, पॉलीसैकेराइड। और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ने मुख्य रूप से क्या बनाया होगा? फैट यानी लिपिड बना होगा, ठीक। और नाइट्रोजन बेस ने मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाए? न्यूक्लियोटाइड बनाए। इस कंडीशन से मुख्य रूप से क्या हुआ? ओरिजिन किसका हो गया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्य रूप से ओरिजिन फोर्थ स्टेप में वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से बताया था। क्या वैज्ञानिकों ने बताया? सरल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ने आपस में मिलकर मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऑर्गेनिक मटेरियल का मुख्य रूप से निर्माण किया। ओपेरिन तथा हेल्डेन ने माना कि पृथ्वी पर विभिन्न पदार्थों का जो निर्माण हुआ, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किस जगह हो रहा है? आदि सागर में हो रहा है, एंशिएंट मुख्य रूप से ओशियंस में हो रहा है। हुआ बिल्कुल, सागर मैंने बनाया है, रेड कलर के पॉइंट आउट किए, तो मुख्य रूप से वहां विकास हुआ। तो विकास के दौरान जेवीएस हेल्डेन ने इस समुद्री जल को प्रीबायोटिक सूप नाम दिया। अब देखिए कौन सा? ये जो कंडीशन जो चली है ये वाली फोर्थ स्टेप वाली, कौन सी कंडीशन? ये देखिए ये जल जो था ये कौन से स्टेप का है? फोर्थ स्टेप का। तो जेवीएस हेल्डेन ने, कौन से वैज्ञानिक ने? जेवीएस हेल्डेन ने इसको प्रीबायोटिक सूप नाम, दिखाई दे रहा है? प्रीबायोटिक सूप नाम मुख्य रूप से इसको दिया। अब स्वाभाविक है कि प्रीबायोटिक यानी बायोलॉजी शब्द आ चुका, बायो मतलब जैव, यही मुख्य रूप से आपके क्या हुआ? बायो इवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। क्या सेकंड फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है ना केमिकल इवोल्यूशन, वो केमिकल इवोल्यूशन मुख्य रूप से समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इस वैज्ञानिक ने देखा, जेबीएस हेल्डेन वैज्ञानिक ने, कि ये वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से आदि सागर में जो बने, यहाँ इस प्रकार की कंडीशन पाई जा रही कि एक लिविंग की तुलना की तो लिविंग के प्रोटोप्लाज्म में जो चीजें पाई जाती थी वही चीजें मुख्य रूप से यहाँ पाई जा रही हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से जेबीएस हेल्डेन साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने? ध्यान रखना, जेबीएस हेल्डेन साइंटिस्ट ने प्रीबायोटिक सूप नाम दे दिया। इसे गर्म तरल सूप भी कहा जाता है, गर्म तरल सूप भी कहा जाता है। तो लिख दीजिए इसे क्या नाम और दिया गया? गर्म तरल सूप। ये क्यों नाम दिया गया? हॉट डाइल्यूट
सूप। क्यों? क्योंकि उस दौरान टेम्परेचर तो बहुत हाई था, टेम्परेचर अधिक था, तो पानी निश्चित तौर पर कैसा होगा? गर्म होगा। पानी निश्चित तौर पर कैसा होगा? गर्म होगा। तो इस वजह से इसको दे दिया हॉट डाइल्यूट सूप नाम मुख्य रूप से दिया गया। क्या नाम दिया गया? हॉट डाइल्यूट सूप नाम दिया गया। तो स्वाभाविक है कि प्रीबायोटिक वर्ड आ चुका है। देखिए, प्रीबायोटिक बायोटिक वर्ड आ चुका है, तो इसका मतलब यह है कि जीवन की संभावना क्रिएट होने लगी। तो यहीं से आपका क्या हुआ? बायो इवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हुई? बायो इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो आदि सागर में मुख्य रूप से ये जो प्रोटीन्स के कण पाए जाते थे, आदि सागर में मुख्य रूप से ये प्रोटीन के जो कण पाए जाते थे, तो इधर मैं दर्शा रहा हूं, देखिए ये इन प्रोटीन के कणों पर मुख्य रूप से विद्युत आवेश पाया जाता था। क्या पाया जाता था? आवेश पाया जाता था। तो आवेश पाए जाने के कारण ये अणु आपस में क्रिया करने लगे। ये अणु मुख्य रूप से क्या करने लगे? आपस में क्रिया करने लगे, जिससे कोलॉइडी कण बने। देखिए, इन्होंने प्रोटीन के कणों ने क्रिया की, ये यानी एक बड़ा अणु का निर्माण कर लिया, जिसको कोलॉइडी कण कहा गया। क्या कहा गया? मुख्य रूप से कोलॉइडी कण बने, जिन पर मुख्य रूप से ये आवेश, तो मैं बता ही चुका हूं कि आवेश पाया जाता था। क्या आवेश उपस्थित था? जिससे इस पर दूसरे आवेशित अणु चिपकने लगे। तो मैंने ये चिपकना बता दिया। क्या? तो ये चिपकने बता दिए, तो दूसरे जो अणु चिपकने लगे, इस प्रकार बड़े कोलॉइडी कण जो बने थे, बड़े कोलॉइडी, ये छोटे थे, ये बड़े कोलॉइडी कण बने। तो इसको इन्होंने, जो वैज्ञानिक थे सिडनी फॉक्स, भाई छोटे छोटे कण थे, इन कणों के चारों ओर मुख्य रूप से अन्य आवेशित कण चिपकने लगे। फैटी एसिड वगैरह, या ये कहा जाए फैट, मुख्य रूप से कण चिपकने लगे दूसरे। तो इनको मुख्य रूप से ये जो बड़े, ये इनको सिडनी फॉक्स ने, कौन से वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से कहा जाए? सिडनी फॉक्स जो वैज्ञानिक थे 1964 में, 1964 में, दिखाई देगा नीचे, 1964 में सिडनी फॉक्स वैज्ञानिक थे। इन सिडनी फॉक्स वैज्ञानिक ने इनको माइक्रो स्फीयर नाम दिया। क्या नाम दिया? माइक्रोस्फीयर नाम दिया। वास्तव में ओपेरिन ने अपने प्रयोग में देखा कि आवेशित माइक्रोस्फीयर मिलकर, अब ये देखिए, ये जो है ये मिल रहे हैं आपस में, मिलकर मुख्य रूप से बड़े कण बनाए। मिलकर मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया? किसने? माइक्रोस्फीयर। जो सिडनी फॉक्स इनको क्या कह रहे थे? माइक्रोस्फीयर कह रहे थे। सिडनी फॉक्स मुख्य रूप से क्या कह रहे थे? माइक्रोस्फीयर कह रहे थे। तो इस माइक्रोस्फीयर ने मिलकर घने एवं बड़े डेंस एंड लार्ज रूप ले लिया इन्होंने, इस प्रकार से। क्या? तो इसको मुख्य रूप से ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने, इनको दिखाई दे रहा है, इनको कोई सर्वेस नाम दिया। क्या नाम दिया? कोई सर्वेस नाम दिया। वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से ये जो कोई सर्वेस का रूप लिया, इन कणों को ओपेरिन ने, विशेष ध्यान रखना, सिडनी फॉक्स ने मुख्य रूप से माइक्रोस्फीयर नाम दिया था। सबसे पहले मुख्य रूप से प्रोटीन के छोटे छोटे कण पाए जाते थे, इन पर आवेश पाए जाते थे। इन्होंने मिलकर मुख्य रूप से बड़े कोलॉइड बनाए, जिनको मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया? माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया। किसने दिया था? सिडनी फॉक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सिडनी फॉक्स पर, उस पर भी मुख्य रूप से माइक्रोस्फीयर पर आवेश पाए गए, तो इन्होंने मिलकर आपस में बड़े बड़े कण बनाए। तो उसको मुख्य रूप से ओपेरिन ने अपने प्रयोग के दौरान देखा था, इस प्रकार की कंडीशन। तो उसको मुख्य रूप से इन्होंने कोई सर्वेस नाम दिया। क्या नाम दिया? कोई सर्वेस नाम दिया। विशेष तौर पर इसको भी गहरी लाइन कर लेना, इसको भी गहरी लाइन कर लेना, माइक्रोस्फीयर को और कोई सर्वेस को। क्लियर? तो ये जो कोई सर्वेस थे, इन्हें जीवित अणु भी कहा गया, क्योंकि उन जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगे थे।
क्या उन जैसे मुख्य रूप से लक्षण उत्पन्न होने लगे थे। इस वजह से इन कोइसर्वेट्स को जीवित अणु मुख्य रूप से कहा गया, लिविंग मॉलिक्यूल्स के नाम से मुख्य रूप से इनको जाना जाता था। क्यों? और ये कहा कि ये अणु व जीवित यानी कोशिकीय और कोशिकीय मतलब ए सेलुलर और सेलुलर के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कोइसर्वेट्स जो है, नोट कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल जल्दी से नोट करिए, जो कोइसर्वेट्स हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ए सेलुलर और सेलुलर, यानी कि सीधी सीधी कहा जाए अणु एवं जीवन, अणु एवं जीवन के बीच की मुख्य रूप से जो कड़ी है वह कौन है? कोइसर्वेट्स मुख्य रूप से होते हैं। तो इतना आपको किसमें करना है? 4th स्टेप में, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओरिजिन ऑफ कोइसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर, ओरिजिन ऑफ माइक्रोस्फीयर एंड कोइसर्वेट्स। तो वो ये मुख्य रूप से आपका कौन सा पॉइंट था? 4th पॉइंट था। अब आपके पास मुख्य रूप से कौन सी संरचनाएं बन गई? आके जीवन जैसी संरचनाएं बन गई, जिनको कोइसर्वेट्स एआई ओपेरिन ने नाम दिया था। विशेष तौर पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइक्रोस्फीयर ने मुख्य रूप से सिडनी फॉक्स वैज्ञानिक ने माइक्रोस्फीयर नाम दिया था, और ओपेरिन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से क्या नाम दिया था? कोइसर्वेट्स नाम दिया था। माइक्रोस्फीयर छोटी थी तो माइक्रो शब्द उपयोग किया गया, क्या छोटी बॉडीज थी तो माइक्रो वर्ड उपयोग किया गया, और ये माइक्रोस्फीयर ने मिलकर मुख्य रूप से बड़े बड़े अणु बनाए, डेंस बनाए मुख्य रूप से, तो उनको नाम क्या दिया था? एआई ओपेरिन ने क्या नाम दिया था? कोइसर्वेट्स नाम दिया। ये जीवित अणु जैसे थे, तो इस वजह से मुख्य रूप से इनको ए सेलुलर और सेलुलर के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा, अर्थात अणु और जीवित के बीच की मुख्य रूप से कनेक्टिंग लिंक के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से। अब आता है 5th पॉइंट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सभी लोग भैया बैठे फोटो खींच लिया करो, मैं इसी वजह से अलग हो जाता हूं कि ऐसा ना हो कि पढ़ाई के दौरान मेरा ही फोटो नजर आए, क्या? तो स्वाभाविक है कि ये हो गया अलग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अभी कहां चल रहे हैं अपन? जल में ही चल रहे हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखना, अभी जल में ही चल रहे हैं। देखिए अब मुख्य रूप से 5th पॉइंट आता है। 5th पॉइंट क्या है? origin of nucleoprotein naked gene, नग्न जीन, फ्री जीन, ठीक है। ऑरिजन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन ऑब्लिक नेकेड जीन ऑब्लिक फ्री जीन की उत्पत्ति। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन कैसे बने? नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन। आज मुख्य रूप से उस समय के न्यूक्लियोप्रोटीन आज की तुलना की गई तो ये क्या होंगे? ये वायरस होंगे। ये क्या होंगे? मुख्य रूप से वायरस होंगे। यानी कि मुख्य रूप से ये कहा जाए वायरस को आज लिविंग भी माना जाता है। यदि ये किसी बॉडी के अंदर होते हैं तो इनमें मुख्य रूप से सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि मुख्य रूप से अपनी संख्या ये वायरस बढ़ाते चले जाते हैं। क्या वायरस ये जब किसी बॉडी के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो मुख्य रूप से अपनी संख्या को इंक्रीज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि ये जो वायरस पूर्व के न्यूक्लियोप्रोटीन कैसे ये आदि सागर में पाए जा रहे हैं, इनके चारों ओर मुख्य रूप से प्रोटीन लेयर डेवलप हो गई। यानी सीधी सीधी कहा जाए प्रोटीन और प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो न्यूक्लिक एसिड उत्पन्न हुआ था वह कौन सा था? आरएनए था। वह कौन सा था? आरएनए था। तो उसके चारों ओर मुख्य रूप से ये संरचना बनाई, तो इसी संरचना को मुख्य रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? न्यूक्लियो प्रोटीन नाम दिया जाता था। उस दौरान मुख्य रूप से समुद्र में
सागर में मुख्य रूप से कुछ के चारों ओर लेयर नहीं पाई जाती थी। क्या नहीं पाई जाती थी? लेयर नहीं पाई जाती थी। तो इस वजह से मुख्य रूप से इनको क्या नाम दे दिया जाता था? नेकेड जीन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नेकेड जीन। और ये फ्री फॉर्म में अलग स्वतंत्र रूप से डले रहते थे। क्या? स्वतंत्र रूप से पानी में पाए जाते थे। तो इस वजह से मुख्य रूप से इन न्यूक्लिक एसिड को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया? फ्री जीन नाम दिया गया। जब स्वतंत्र रूप से डले हुए, किसी से क्रिया नहीं की, फ्री जीन। वही इसी रूप में दूसरे रूप में क्या कह दिया कि इसके चारों प्रोटीन की लेयर नहीं बनी, तो वहां मुख्य रूप से इसको क्या कह दिया? नग्न जीन कहा, नेकेड जीन के रूप से जाना जाता है। और ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन बने, आज इन न्यूक्लियोप्रोटीन की तुलना मुख्य रूप से अपने वायरस से की जाती है। ऐसी मुख्य रूप से जो कल्पना हुई होगी, वैज्ञानिकों का मानना है लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि पृथ्वी में जो पानी पाया जाता था वहां सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। नोट कर लीजिए आप लोग, 3.7 अरब वर्ष पूर्व मुख्य रूप से उत्पत्ति हुई थी। यानी कि ये कहा जाए जैसे कि मतलब एक अबाउट समथिंग में ले लिया जाता है तो 4 विलियन ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? 4 विलियन के रूप में मुख्य रूप से उसको जाना जाता है। यदि आपको 4 विलियन मिल जाए कि सबसे पहले मुख्य रूप से जीवन कब ओरिजिन हुआ था, तो 4 विलियन मिल जाए तो 4 विलियन लिखना है। 3.6 या 3.7 अरब वर्ष पूर्व मिल जाए तो ये 3.6 या 3.7 मुख्य रूप से आपको निशान लगाना है। तो ये आपका इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब आता है 6 नंबर का पॉइंट। क्या? 6 नंबर पर, तो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, या इसको क्या कह सकते हैं? इसी को मुख्य रूप से दूसरे रूप में कह सकते हैं प्राथमिक जीवों की उत्पत्ति, प्रथम जीव की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग की मुख्य रूप से ओरिजिन माना जाता है। तो किस प्रकार से ओरिजिन माना? आपको ध्यान है कि मैं मुख्य रूप से क्या बना के आ चुका? कोई सर्वेस बन चुके हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन बन चुकी हैं। क्या बन चुकी है? कोई सर्वेस बने, न्यूक्लियोप्रोटीन बने, यानी कि एआई ओपरेन के अनुसार, एआई ओपेरिन जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जिन कोई सर्वेस में न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण हो गया, कोई सर्वेस में न्यूक्लियोप्रोटीन का मुख्य रूप से क्या हो गया? संश्लेषण हुआ होगा, तो उसमें जीन उत्परिवर्तन के कारण कुछ विशेष ऑर्गेनेल्स बन गए। देखिए, जिन कोई सर्वेस में, विशेष तौर पर ध्यान से सुनिए, जिन कोई सर्वेस में, चलिए एक कोई सर्वेस बना रहा हूं, इस प्रकार से। अब इनमें मुख्य रूप से क्या हुआ होगा? न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण? तो ये देखिए, जिन कोई सर्वेस में मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हो चुका, कोई सर्वेस में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ, तो उसमें इस वाली संरचना में जीन उत्परिवर्तन के कारण, यानी जीन म्यूटेशन, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, जीन म्यूटेशन के कारण मुख्य रूप से कुछ ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट हो गया। क्या? कुछ ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट हो गया, तो इस कारण मुख्य रूप से उसको फर्स्ट सेल्स नाम दिया गया। और ये जो फर्स्ट सेल थी वो प्रोकैरियोटिक नेचर की थी। वो किस नेचर की थी? आज जो तुलना की जाए वह मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक सेल थी। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे आज देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जा रहा है? प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, और मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से आपका कहा जाए कि डीएनए आरएनए पाया जा रहा है। तो वो सेल्स थी, वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। तो इस कारण मुख्य रूप से सिर्फ स्टेप में बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के रूप में सबसे पहली प्रथम कोशिका की उत्पत्ति मुख्य रूप से हुई थी। ये जो प्रथम कोशिका थी,
तो उस समय अभी एटमॉस्फेयर कैसा चल रहा है, रिड्यूसिंग चल रहा है, अपचायक चल रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं पाई जा रही, तो यह मुख्य रूप से आपके क्या कंडीशन है कि अपचायक कह दिया गया। इधर ये जो सेल्स थी वह विषम पोषी थी, यानी अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पा रही थी, वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पा रही थी। इस वजह से इसको विषम पोषी या हेटेरोट्रॉफिक नेचर का कहा गया। किस नेचर का कहा गया बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक नेचर के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता था। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से आपका जो ओरिजिन ऑफ जो फर्स्ट सेल में बताया गया, तो किस रूप में मुख्य रूप से ऐसी कंडीशन हुई होंगी, उनके चारों ओर जो आवरण बन गया क्या, तो हॉरोविट्ज जो साइंटिस्ट थे, क्या एआई ओपेरिन, ये किसने कहा था? एआई ओपेरिन के अकॉर्डिंग कंडीशन थी। एआई ओपेरिन की कंडीशन क्या थी कि जिन कोई सर्वेस में, एआई ओपेरिन ने क्या होता है, जिन कोई सर्वेस में न्यूक्लियोप्रोटीन बन चुके थे, तो उसमें जीन म्यूटेशन के दौरान कुछ उसमें सेल्स ऑर्गेनेल्स डेवलप हो गए या ऑर्गेनेल्स बन गए, यानी अंगक बन गए, जिस कारण से जिस कोशिका का निर्माण हुआ उस कोशिका को प्रथम कोशिका कहा गया और बाद में इस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहा गया और मोनेरा किंगडम में रख दिया गया। किसमें रख दिया गया बच्चों? मोनेरा किंगडम में मुख्य रूप से रख दिया गया। हॉरोविट्ज तथा लेस्ली जो साइंटिस्ट थे, क्या हॉरोविट्ज तथा लेस्ली साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा आदि सागर में जो प्रथम नेकेड जीन पाए जाते थे, कौन पाए जाते थे, कहां लिखे, प्रथम जो नेकेड जीन पाए जाते थे, इनसे ही प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने बस हॉरोविट्ज और लेस्ली साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से क्या कह दिया कि प्रथम जीन आदि सागर में जो बने थे, इनसे ही मुख्य रूप से प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो मान्य बताया जाता है कि जो सही कंडीशन बताई जाती है, तो वह मुख्य रूप से कौन सी बताई जाती है? एआई ओपेरिन की ही पाई गई। तो स्वाभाविक है कि सीधे सीधे क्या कहा गया कि ये जो प्रथम कोशिका बनी, इन प्रथम कोशिकाओं को किस में रखा गया? मोनेरा किंगडम में। किस में रखा गया? मोनेरा किंगडम में मुख्य रूप से रख दिया गया। क्लियर? पहली बात तो मतलब आप ये अच्छे ढंग से समझ लें। फिर 1966 में वैज्ञानिकों ने अफ्रीका से 3 अरब वर्ष ऐसी ही कोशिकाओं के जीवाश्म प्राप्त किए थे। क्या? 1966 में 3 अरब वर्ष पुरानी ऐसी ही कोशिकाओं के जीवाश्म मुख्य रूप से प्राप्त किए गए थे। कब प्राप्त किए गए थे? 1966 में मुख्य रूप से इस प्रकार के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे अफ्रीका से, जो मुख्य रूप से सीधे सीधे बताया जाता है कि 3 अरब वर्ष पुराने महसूस हुए। तो स्वाभाविक है कि यानी कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति उसी दौरान हुई होगी, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति उसी दौरान हुई होगी। तो अफ्रीका से जो प्राप्त किए गए थे, ये 3 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म जो प्राप्त किए गए थे, इन्हीं को मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम कहा। नाम लिख लीजिए, ये भी इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम, मैं नाम लिख रहा हूं, देखिए इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम कहां से प्राप्त किए थे? ये अफ्रीका। ये क्या है? जीवाश्म, फॉसिल्स लिखते चले, मैं बोलता चल रहा हूं, दोनों लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूं मैं। जीवाश्म या फॉसिल्स कहां से प्राप्त किए? अफ्रीका से। कब प्राप्त किए थे? 1966 में। कब प्राप्त किए थे? 1966 में अफ्रीका से मुख्य रूप से इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम जीवाश्म मुख्य रूप से प्राप्त किए गए थे, जो बताया जाता है कि 3 अरब वर्ष पुराने थे। कितने थे? 3 अरब वर्ष पुराने मुख्य रूप से थे। तो ये मुख्य रूप से आपका कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल था। अब आपको ये तो पता चल ही चुका, ये जो फर्स्ट सेल उत्पन्न हुई थी, ये कैसी थी? क्या नाम था? प्रोकैरियोटिक नाम था। पहली बात, क्या ये भोजन बना पाते थे बच्चों? भोजन बना पाते थे? नहीं बना पाते थे। बना पाते थे? नहीं बना पाते थे। तो इनको क्या कहा गया? ये विषमपोषी कहा गया। क्या कहा गया? विषमपोषी, यानी हेटेरोट्रॉफिक नेचर की थी। उस समय एटमॉस्फेयर कैसा था? एटमॉस्फेयर कैसा था उस दौरान? मुख्य रूप से जो एटमॉस्फेयर था वह रिड्यूसिंग था, यानी कि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती थी। इस वजह से इसको रिड्यूसिंग या अपचायक के नाम से जाना जाता था। तो इतना मुख्य रूप से आपको किसमें पढ़ना है? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल में। अब स्वाभाविक है, प्रश्न उठता है कि ऑक्सीजन है नहीं है,
इवोल्यूशन हो चुका है फर्स्ट सेल का, तो ये भोजन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मुख्य रूप से अब अगला जो पॉइंट आता है वो कौन से नंबर का पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट है। तो यहां आप सीधे सीधे बोल देंगे ऑरिजिन ऑफ लिख लीजिए देखिए, तो अब मुख्य रूप से सीधे सीधे बताया जाता है कि स्वपोषण की उत्पत्ति। हेटेरोट्रॉफिक तो है ही, भोजन नहीं बना पा रहे तो हेटेरोट्रॉफिक कह दिया गया। अब स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक का ओरिजिन, तो डालिए 7वां नंबर का पॉइंट डालिए। 7वें नंबर का पॉइंट है ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लिखो ना सीधे सीधे, वहां जब विषम पोषी कह रहे थे तो यहां मुख्य रूप से ऑटोट्रॉपिक का अपने को क्या कराना है, ओरिजिन कराना है। किस प्रकार से मुख्य रूप से हेटेरोट्रॉपिक से ऑटोट्रॉपिक मुख्य रूप से किस प्रकार से बने। अब ये तो आपको पता है कि फर्स्ट सेल पाई जा रही है, तो फर्स्ट सेल मुख्य रूप से पहले तो संख्या में कम थी तो काम चल जाता था, कोई समस्या नहीं आती थी, हेटेरोट्रॉपिक बने रहते थे, ये भोजन मुख्य दूसरे साधनों से प्राप्त करते रहते थे। लेकिन जब इन्होंने द्विगुणन करके यानी कि गुणन करके यानी मल्टीप्लीकेशन करके जब अपनी संख्या बढ़ाई, क्या जब इन्होंने अपनी संख्या मुख्य रूप से बढ़ाई, तो उस दौरान इनको भोजन के संकट पैदा हो गए। उस दौरान इनको भोजन के संकट पैदा हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि घर में एक सदस्य है और वह 4 रोटी खाता है, तो उसके लिए 4 रोटी बन गई, पर्याप्त उसको दे दी गई, ठीक है। अब लेकिन साधन आपके पास 4 रोटी के ही है, साधन आपके पास बच्चों कैसे हैं, 4 रोटी के ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 सदस्य और बढ़ गए, तो ये क्रिटिकल पोजीशन आ चुकी है। देखिए ये क्रिटिकल पोजीशन आ चुकी, क्यों, क्योंकि 4 सदस्य बढ़ गए। तो पहले मुख्य रूप से 4 थे, 1 थे, 4 रोटी थी, लेकिन अब 5 सदस्य हो गए, तो रोटियां कितनी है, 5 हैं, तो स्वाभाविक है संकट उत्पन्न हुआ कि नहीं। या तो मुख्य रूप से उनका बंटवारा सीधे सीधे कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे पेट भरते रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यदि बंटवारा नहीं होता तो वह छीन कर खाने की कोशिश करेंगे। वह कैसे छीन कर खाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको संघर्ष करना पड़ रहा है बच्चों के नहीं, उनको क्या करना पड़ रहा है, सीधे सीधे संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस दौरान मुख्य रूप से ये जो फर्स्ट सेल जो बनी थी, ये जो फर्स्ट सेल मुख्य रूप से बनी थी, जिसको जो फर्स्ट सेल थी इसको संघर्ष करना पड़ा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मुख्य रूप से सेल्स ये मल्टीप्लिकेशन द्वारा मुख्य रूप से बन गए, इन्होंने अपनी संख्या में वृद्धि कर ली, यानी ये कह दिया प्रजनन के दौरान मुख्य रूप से इनकी संख्या समुद्र में ये बढ़ गई। ये लो इस प्रकार से संख्या, अब जब संख्या बढ़ गई तो मुख्य रूप से किसके संकट उत्पन्न हुए, भोजन के संकट उत्पन्न हुए। भोजन के संकट उत्पन्न हुए तो इनको क्या करना पड़ा बच्चों, संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो संघर्ष के दौरान ही मुख्य रूप से क्या हुआ कि इस प्रकार के कुछ उत्प्रेरक उत्पन्न हो गए। क्या, कुछ उत्प्रेरक उत्पन्न हुए जिससे यह अपने भोजन को स्वयं बनाने लगे। अब देखिए भोजन किस प्रकार से ये स्वयं बनाएंगे, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि उत्प्रेरक उत्पन्न हो जाए और भोजन मुख्य रूप से ये स्वयं बनाने लगे। तो ये भोजन मुख्य रूप से जो बना रहे हैं वो स्वयं मुख्य रूप से कौन सा बना रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो भोजन मुख्य रूप से स्टार्टिंग हुई थी वह कौन सी थी, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, CO2 प्लस, या ऐसे कर 6CO2 प्लस 12H2S, ठीक है। अब ये अभी देखिए प्रश्न नहीं, आप ये मत सोचो कि मैं मतलब भूल चुका हूं तो इस वजह से यहां O नहीं लिखा है, S लिखा है। अरे भाई आप लोग बच्चे हो के मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपने तुरंत बिल्कुल सही कहा कि यहां मैंने सल्फर लिखा, वो गलत लिखा है, सल्फर लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। लेकिन वर्तमान परिवेश का मैंने नहीं ले रहा हूं, वर्तमान परिवेश का नहीं ले रहा हूं, मैं उस समय की स्थिति को समझा रहा हूं। क्या समझ में आया, मैं मुख्य रूप से क्या कर रहा हूं, उस समय की स्थिति को मुख्य रूप से समझा रहा हूं। तो कैसे उत्पन्न हुआ, देखिए संघर्ष हुआ, तो संघर्ष के दौरान मुख्य रूप से उन्होंने उनके बॉडी में कुछ उत्प्रेरक उत्पन्न हुए जिसके कारण वह अपने भोजन बनाने लगे।
जिसके कारण क्या किए, अपने भोजन बनाने, लेकिन ये भोजन आज वाला नहीं, विशेष ध्यान देना, भोजन है ये मान के चलिए। तो क्या हुआ कि इन्होंने मुख्य रूप से CO2 और हाइड्रोजन ने मिलकर C6H12O6 ये भोजन बन गया। ये भोजन बन गया, यानी कि प्रथम जो उत्प्रेरक उत्पन्न हुए इस सेल में, कैटालाइज जिनको कहा जाता है, उत्प्रेरक उत्पन्न हुए, उस उत्प्रेरक के फलस्वरूप मुख्य रूप से ये अपने भोजन का निर्माण करने लगे। लेकिन ये भोजन वास्तविक नहीं था, एक तरीके से ये कहा जाए, या मुख्य रूप से ये कहा जाए कि यह भोजन आज का नहीं था, उस पुराने समय का भोजन था। क्यों, भोजन तो भोजन ही है। क्यों, क्योंकि यहां अब अपने को क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, और जल प्राप्त होगा, ये सल्फर रिलीज हो गई, ये सल्फर मुख्य रूप से क्या हो गई बच्चों, रिलीज हो गई। तो ये मुख्य रूप से क्या कहा गया, सीधे सीधे ये आज का भोजन ही प्रथम भोजन था। जो बैक्टीरिया ने मुख्य रूप से जो भोजन किया था वह प्रथम भोजन था। लेकिन धीरे धीरे मुख्य रूप से कंडीशन आज की लानी है वैज्ञानिकों को कंडीशन आज की लानी है। तो मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या घटना घटित हुई कि उसमें कुछ मैग्नीशियम की, इनमें जो जीव थे, ये जो जीव भोजन कर रहे हैं, उसमें कुछ मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग डेवलप हो गई। क्या, जो उत्प्रेरक पहले थे अब उनमें धीरे धीरे मुख्य रूप से विकास होने लगा। देखिए, मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग को उन्होंने पानी से ग्रहण किया, पानी से मुख्य रूप से क्या ग्रहण की, मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग ग्रहण किया। जो अब सोच लिए आज के क्लोरोफिल की तुलना करिए, तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मेन जो घटक है, उनका कंपोनेंट है, वह भी मैग्नीशियम है। क्या, वह भी, देखिए ये फर्स्ट स्टेप था, ये मुख्य रूप से क्या है, सेकेंड स्टेप है। क्या, उन सेल्स ने मुख्य रूप से किसको ग्रहण कर लिया, मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग को ग्रहण कर लिया। अर्थात ये कहा गया उन सेल्स में मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग डेवलप होने लगी। क्या, रिंग डेवलप होने लगी। जैसे मुख्य रूप से रिंग डेवलप होने लगी तो वह मुख्य रूप से क्या, अपने भोजन को थोड़ा सा विकसित प्रकार का बनाने लगे। लेकिन वह भोजन ऐसा नहीं, क्लोरोफिल जैसी बने कुछ संरचना, क्लोरोफिल जैसे बन गए, लेकिन सूर्य प्रकाश से मुख्य रूप से ऊर्जा लेने लगे। यहां ये जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे वह कहां से प्राप्त कर रहे थे, रासायनिक क्रियाओं से। कहां से कर रहे थे, रासायनिक क्रियाओं से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही थी उसका। अब पोरफायरिन रिंग के बनने के कारण मुख्य रूप से क्लोरोफिल जैसे ही अणु विकसित हो गए उस सेल्स में। तो क्या हुआ, देखिए 6CO2 प्लस 12H2S, ये क्लोरोफिल जैसी संरचना बनी थी। तो यहां ये सूर्य प्रकाश, बस विशेषता ये हुई कि सूर्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से ये ग्रहण करने लगे। किंतु विशेष ध्यान रखना, इन्होंने अभी पानी को लेना शुरुआत नहीं किया, ये सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड लेते थे। तो वही मुख्य रूप से क्रिया के फलस्वरूप 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12H ये मुख्य रूप से बनने लगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में थोड़ा डेवलपमेंट और हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेप के जो बैक्टीरिया थे या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी, उन्होंने मुख्य रूप से आर्य सागर से, समुद्र से मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग को ग्रहण किया, जिसके कारण से वो क्लोरोफिल जैसे अणु बन गए, क्लोरोफिल जैसे मुख्य रूप से अणु बन गए। और वह कहां करने लगे, सूर्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को ग्रहण करने लगे। किंतु विशेष ध्यान रखें कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड का ही उपयोग करते थे, जिस कारण ये भोजन प्राप्त हो गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, दिखाई दे रहा है क्या, जगह नीचे है। अभी एक रिएक्शन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखिए धीरे धीरे इन्हीं सेल्स में, देखिए धीरे धीरे ये क्लोरोफिल जैसे अणु बने थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन क्लोरोफिल जैसे अणु में आणविक संरचना में परिवर्तन होने लगा। क्लोरोफिल की जो आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होती थी, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन के दौरान मुख्य रूप से इस प्रकार के परिवर्तन हुए जो आज के परिवेश की जो क्लोरोफिल पाई जाती थी, इस प्रकार के क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हुआ। भाई कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये उत्प्रेरक वाले जो बैक्टीरिया थे या प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, इन्होंने आर्य सागर से मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग को ग्रहण किया। तो वो आज की तुलना की जाए कि क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम क्या है, मुख्य वो है घटक है इनका। क्या, तो स्वाभाविक है कि सीधे सीधे जब मुख्य रूप से क्लोरोफिल जैसे अणु बन गए सेकेंड स्टेप में, तो ये
सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करने लगे, लेकिन वही हाइड्रोजन सल्फाइड थी। फिर इसमें आणविक रचना में इनके इस क्लोरोफिल जैसे अणु की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फिर से परिवर्तन हुए, धीरे धीरे परिवर्तन हुए। तो उस दौरान जो परिवर्तन हुए उसके कारण मुख्य रूप से जो क्लोरोफिल था वह क्लोरोफिल का अणु विकसित हो गया या क्लोरोफिल का अणु डेवलप हो गया, जिस कारण यह हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पानी को ग्रहण करने लगे। तो देखिए अब मैं मुख्य रूप से क्या करा रहा हूं, थर्ड स्टेप में 6CO2 प्लस 12H2O। क्लियर? इसको आपने किसके दौरान हटा दिया, 12H2O के दौरान। अब यहां क्या लिख दूं, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ठीक, सूर्य प्रकाश। तो ये भोजन अपना बनने लगा। देखिए दिखाई दे रहा है, ये जो है ये तो देखिए यहां आप ध्यान नहीं देंगे, यहां आप ध्यान नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये यहां भी बना था, ये यहां भी बना था, ये यहां भी बना था, ये तो भोजन तो बनने लगा था, यानी ये स्वपोषी होने लगे थे, ऑटोट्रॉफ्स तो होने लगे थे। लेकिन मैं आपको यहां तक क्यों लेकर आया, क्योंकि ये उत्पन्न करना था ऑक्सीजन। जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये क्रिया हुई तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी। तो इस कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो अपचायक जो वातावरण था, रिड्यूसिंग था, वह ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि ऑक्सीकारक हो गया। जैसी वातावरण ऑक्सीकारक हुआ ऑक्सीजन के उत्पन्न होने से, तो इस घटना को ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। इस घटना को किस नाम से जाना गया, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया, अर्थात ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। क्या कहा गया, ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। तो ये सीधे सीधे मुख्य रूप से हुआ कि आज वही वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में वही ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑक्सीजन क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, मैं उसको एक छोटा सा 4 मिनट का टॉपिक लेकर मुख्य रूप से अलग से उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है, ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, 12th स्टैंडर्ड से वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से मुख्य रूप से 3 नंबर में अधिकांशतः या 4 नंबर में अलग से पूछा जाता है, इस वजह से मैं उसको अलग से टॉपिक लेकर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए लिया। अब आता है अंत आ गया, देखिए ऑक्सीजन भी आ गई, ऑटोट्रॉप्स भी ये हो गए, क्या ऑटोट्रॉप्स भी हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल भी हो गई। अब सिर्फ आज की मॉडर्न सेल्स बच रही है, क्या आज की मॉडर्न सेल्स बच रही। तो बच्चों बताओ मॉडर्न सेल्स का क्या नाम है, मॉडर्न जो सेल्स बनी उस सेल्स का नाम क्या है, बोलिए तुम। अच्छा बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा कि यूकैरियोटिक सेल है। आज की जो मॉडर्न सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट सेल्स, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट सेल्स, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट सेल्स। तो लिखिए 8वां नंबर, ओरिजिन ऑफ ठीक है। ये बिल्कुल अंत पर पहुंच चुके आप और हम लोग, कहां पहुंच चुके, अंतिम अवस्था में प्रमुख रूप से पहुंच चुके। लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी, वैज्ञानिकों का मानना है लगभग मुख्य रूप से 15 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसको नोट डाउन कर लिए, चलिए जल्दी से। 15 अरब वर्ष पूर्व मुख्य रूप से इस प्रकार की कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। हीकल ने इसके लिए, क्या वैज्ञानिक हीकल ने इसके लिए एक अलग किंगडम बनाया था, जिस किंगडम को क्या नाम दिया गया, प्रोटिस्टा किंगडम के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो यहां से पहला जो किंगडम था वो मोनेरा किंगडम था। दूसरा किंगडम था जिसमें यूकैरियोट्स टाइप की सेल्स आती थी, वह मुख्य रूप से क्या था, कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम था। प्रोटिस्टा किंगडम किसने बनाया था, हीकल नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से बनाया था। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें। यूकैरियोट सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए वैज्ञानिक अपने अपने अलग अलग तर्क देते हैं, अपने अलग अलग मत देते हैं। कुछ लोगों का मानना यह था, या कुछ लोगों का मानना था कि जब प्रोकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हो रही थी तो उसी दौरान स्वतंत्र रूप से फ्री फॉर्म में मुख्य रूप से यूकैरियोट सेल की उत्पत्ति हुई। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था, यानी ये कौन सा मत हुआ, स्वतंत्र मत हुआ। कौन सा मत हुआ, स्वतंत्र मत हुआ। तो लिख दें स्वतंत्र उत्पत्तिवाद।
किसके संबंध में है ये? यूकैरियोट्स के संबंध में। किसके संबंध में? यूकैरियोट्स के संबंध में है। तो इनका क्या मानना था? इसके समर्थक जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि जब प्रोकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हो रही है उसी दौरान मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से यूकैरियोटिक सेल्स की उत्पत्ति हुई है। तो ये मुख्य रूप से मान्य नहीं किया गया। ऐसा नहीं होता कि प्रोकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हो रही थी तो उसी दौरान मुख्य रूप से, क्यों? क्योंकि यहां मैं 15 अरब कह रहा हूं। क्या 15 अरब मुख्य रूप से कह रहा हूं? तो सीधी सीधी मतलब कैसे क्या बताया जाए कि फिर अब आता है, देखिए दूसरा सहजीवी मत। सहजीवी मत का क्या तात्पर्य है? सीधी सीधी कहा जाए कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ने आपस में मिलकर मुख्य रूप से एक कोशिका का निर्माण किया। उस कोशिका को मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है? उस कोशिका को जो नाम दिया जाता है वह नाम मुख्य रूप से क्या है? सहजीवी। यानी कि दो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपस में मिल गई जिसके फलस्वरूप यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। दो कोशिकाएं आपस में मिल गई जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि 2 मिला दो 4 मिला दो उसमें मुख्य रूप से पाए तो वही डीएनए जाएंगे। लेकिन आज की जो सेल्स है वह आज की सेल्स तो मॉडर्न सेल्स है। आज की सेल्स जो है वह कैसी सेल्स है? मॉडर्न सेल्स है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये बताया जाता है। विशेष तौर पर एक चीज मैं चेंज करना चाहूंगा यहाँ पर, जो मैंने 15 अरब बताए थे वह 15 अरब नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन की उत्पत्ति ही मुख्य रूप से पृथ्वी पर इन वैज्ञानिकों ने, जीवन की उत्पत्ति ही पृथ्वी पर इन वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि मुख्य रूप से 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो 15 अरब कैसे हो गई या 15 अरब कैसे हो गई? लेकिन ये एक मेरा तर्क देना था। मैंने कहा था बच्चों लिख लो, लेकिन किसी बच्चे ने मुख्य रूप से ये नहीं कहा कि सर के भाई ये गलत बात है। थोड़ा सा आप मतलब अच्छे ढंग से यदि तैयारी करते तो इस प्रकार के शब्दों को मेरे को सुनते नहीं। मतलब कि आपके सामने गलत फेंक दो, सही फेंक दो, जो फेंकना वो फेंक दो, आप तो करते चलते हैं। क्या मैंने कहा कि लिखो भैया 15 अरब वर्ष पूर्व सेल की उत्पत्ति, तो आपको क्या कहना था कि सर के फिफ्थ पॉइंट में आपको कहना था कि फिफ्थ पॉइंट में आप न्यूक्लियो प्रोटीन की उत्पत्ति करके आए, जिसमें मुख्य रूप से आपने ये कहा था कि ये वायरस है और इनकी उत्पत्ति 3.7 अरब वर्ष पूर्व हो रही है। 3.7 अरब वर्ष पूर्व हो रही है, यानी कि लगभग मतलब कह दिया जाए तो 4 बिलियन वर्ष पूर्व हो रही है। तो यहां मुख्य रूप से इस सेल्स की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व कैसे बता दी? हे प्रभु, आप लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता। तो विशेष ध्यान से रख लीजिए बच्चों कि 15 अरब वर्ष को काट दीजिए। ये तो मुख्य रूप से अभी समय की, कुछ समय की पहले की बात है, मुख्य रूप से करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है, जब मुख्य रूप से यूके सेल की उत्पत्ति हुई थी। विशेष तौर पर यह ध्यान रख लें, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझने लगे, बिना समझे काम नहीं चलना है। तो ये आपका दूसरा मत था सहजीव। पहले मत में क्या था? जीव यूके सेल्स की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ हुई, ऐसे समर्थक वैज्ञानिक थे। दूसरे समर्थक वैज्ञानिक क्या मानते थे कि 2 या 4 या 6 8 कोशिकाएं प्रोकैरियोट मिलकर एक यूके कोशिका का निर्माण करते थे। तो यह भी मत मान्य नहीं किया गया। तीसरा जो मत था वह मुख्य रूप से कौन सा मत था कि उद्विकासीय यानी इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी होगी? इस वैज्ञानिक का मैं नाम बताऊंगा। AI ओपेरिन के अकॉर्डिंग, AI ओपेरिन ने मुख्य रूप से क्या बताया कि मुख्य रूप से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उसमें जीन म्यूटेशन के दौरान क्या इनका क्या मानना था? प्रोकैरियोटिक सेल में जीन म्यूटेशन के कारण यूके सेल की उत्पत्ति हुई। तो यही मत आज सर्वमान्य है, क्योंकि स्वाभाविक है म्यूटेशन के फलस्वरूप ही मुख्य रूप से एक नई जाति की उत्पत्ति हो रही है, नए जीव का विकास हो रहा है। इस वजह से मुख्य रूप से AI ओपेरिन का तर्क बिल्कुल सही था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मुख्य रूप से जीन म्यूटेशन के कारण एक नई सेल बनी थी, जिसी सेल को मुख्य रूप से यूके सेल्स कहा गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है
कि ओरिजिन, ओपेरिन एंड हेल्डेन्स हाइपोथीसिस, या बायोकेमिकल हाइपोथीसिस या थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इन मतों से मुख्य रूप से इसको जानते हैं। तो आप इन पर चर्चा कर लें, और यदि अच्छा लगे तो बच्चों ये विषय ध्यान रखें कि लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करते रहा करें। आपको जब ये नॉलेज मिल रही है, समझ में आ रहा है, आपको ये नॉलेज मिल रही है, तो आप तो बैठे सामने बैठे हो, सब्सक्राइब कर लिया कर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो सब्सक्राइब कर देते हो, बाद में जैसे इस यहाँ से निकलते हो सर की कोचिंग से, तो वहाँ जाकर मुख्य रूप से उसको क्या अनसब्सक्राइब कर देते। ऐसा मत किया करें बेटा। क्या आपको अच्छा लग रहा है तो फैलाओ ना। शिक्षा का तो उद्देश्य ही है, शिक्षा बांटने से कम नहीं होती है। शिक्षा को जितना आप बांटोगे उतना ही मुख्य रूप से बढ़ती चली जाएगी। तो स्वाभाविक है कि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी मुख्य रूप से इसको पहुंचाएं। चलिए अब अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेकर मैं चलूंगा। उस टॉपिक में मैं आपसे किस पर चर्चा करूंगा? रिवॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन क्रांति पर चर्चा करूंगा। ठीक, बाय।